अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरसी अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड में से सिलेबस में से कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। उनमें से सबक नंबर 6 अजंता और एलोरा ये हटा दिया गया है। सबक नंबर 8 मुआविन मुताला उर्दू ज़बान की इब्तिदा इसे भी हटा दिया गया है। सबक नंबर 9 इसे भी हटा दिया गया है, लखनऊ की सैर। तो हमारा हिस्सा नस्र का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम हिस्सा नज़्म शुरू करेंगे। इसमें सबक नंबर 10 गज़ल आज हम पढ़ेंगे। गज़ल क्या होता है बच्चों? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इसके मायने महबूब से गुफ्तगू करना है। उर्दू में गज़ल की सिन्फ फ़ारसी से आई है ना। इसका टाइप फ़ारसी ज़बान से आया है। इसमें तसव्वुफ़ को बहुत अहमियत हासिल है। तसव्वुफ़ किसको कहते हैं? अल्लाह ताला के ध्यान को, है ना, इश्क़ को, अल्लाह से मोहब्बत को। गज़ल में अमूमन इश्क़िया बातें ही बयान की जाती हैं। तो जो इश्क़ से रिलेटेड बातें होती हैं वही इसमें होती हैं। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे गज़ल में सिर्फ़ औरतों के इश्क़ की ही बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें अल्लाह ताला से भी इश्क़ की बातें बयान होती हैं, है ना। तो इसमें मौज़ूआत का दायरा बहुत वसी हो गया है। हर किस्म के मौज़ूआत इसमें शामिल हो गए हैं, टॉपिक्स। और हैयत के एतबार से गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों में से हम काफ़िया हो मतला कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में भी आ सकती है। मतले के बाद अगर दूसरा शेर भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। हम रदीफ़ और हम काफ़िया का मतलब जो होता है, जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, उसका लास्ट वाला वर्ड और उसकी दूसरी पंक्ति का भी लास्ट वाला वर्ड अगर एक जैसा है तो वो हम काफ़िया है। लेकिन अगर दूसरी वाली पंक्ति भी शामिल हो गई, मतलब दूसरा मिसरा शुरू हुआ और उसकी भी पंक्ति का भी वही लाइन है जो पहली वाली पंक्तियों में थी, तो वो हम रदीफ़ हो जाएंगे। ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर जिस शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाहिबेत या बैतुल गज़ल कहलाता है। गज़ल में अमूमन 5 या 7 अशार होते हैं, लेकिन बाज़ गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। वली, मीर, मोमिन, गालिब, आतिश, हसरत, जिगर वगैरह का शुमार उर्दू के नुमाइंदा गज़ल गो शौरा में किया जाता है। जैसे शायर तो बहुत हुए, लेकिन ये बहुत ही अच्छे शायर और बहुत ही फेमस शायर हैं, है ना। समझ में आया? गज़ल की तारीफ़ आपको एग्ज़ाम के लिए भी याद रखनी है। और ये मीर तक़ी मीर की सवाने हयात है। पहली गज़ल किसकी लिखी हुई है? मीर तक़ी मीर की। इनकी विलादत 1722 में और वफ़ात 1810 में हुई। मीर तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए। बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वो दिल्ली आ गए। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो मीर तलाश माश में लखनऊ चले गए। तलाश माश का मतलब होता है रोज़गार की तलाश में, खाने पीने की, है ना, यानी रोटी रोज़ी के लिए कमाना शुरू करने के लिए। और वहीं उनका इंतकाल हुआ। कहाँ? दिल्ली में। मीर क्लासिक की उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ो गुदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं। इस लाइन का मतलब यह है कि जिस तरह से बहुत ही आसान ज़बान में वो कलाम लिखते हैं, ऐसा कलाम लिखने का हुनर किसी दूसरे के पास नहीं है। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ गज़लें ही लिखी हैं, इसके अलावा उन्होंने रुबाई, क़सीदा, नज़म ये भी लिखा है। उनकी मसनवियों शौला इश्क़ और दरियाए इश्क़ को भी बहुत शोहरत मिली। फ़ारसी में उर्दू शौरा का एक तज़किरा निकात-उश-शौरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात भी लिखी। बताया था ना मैंने आपको सवाने हयात क्या होती है। तो वह सवाने हयात यानी बायोग्राफी भी उन्होंने ख़ुद लिखी। किस नाम से? ज़िक्र मीर के नाम से। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है, यानी वो अल्लाह ताला से कलाम करते थे। कैसे कलाम करते थे? शायरी के ज़रिए, तसव्वुफ़ की शायरी करते थे इसलिए, है ना। आइए आप पढ़ते हैं गज़ल। इसको मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन इसकी तशरीह मैं आपको नोट्स के ज़रिए भेज दूँगी। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसका मतलब क्या है? मीर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक बुलबुले की तरह है। जिस तरह पानी का बुलबुला बहुत ही कम वक्त में अपना वजूद खो देता है, यही हाल हमारी ज़िंदगी का है ना। पानी का बुलबुला कितनी जल्दी फूट जाता है। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, ना जाने कब ख़त्म हो जाए। इसलिए शायर ने कहा है कि हमें जो अपनी ज़िंदगी नज़र आ रही है वो बिल्कुल इस तरह का एक धोखा है जिस तरह रेगिस्तान में दूर पानी होने का एहसास होता है। ये नुमाइश शराब की सी है, यानी ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है पानी ये बहुत दूर है ना। कैसे? जैसे रेगिस्तान में दिखाई देता है लेकिन वहाँ पानी ही नहीं होता। समझ में आया? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। फिर शायर अपने महबूब की खूबसूरती को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब के होंठ इस कदर खूबसूरत हैं कि वो गुलाब की नाजुक पंखुड़ी की तरह मालूम होते हैं, है ना। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ठीक है ना। तो शायर ने इस शेर में तशबीह दी है।
अपने महबूब के होठों को गुलाब की पंखुड़ी से। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालब अब अस्तर आपकी सी है। इसका मतलब मीर तकी मीर कहते हैं कि मैं महबूब की जुदाई की वजह से बहुत बेकरार हूँ। महबूब की जुदाई में बार बार मैं उसके दरवाजे पर जाता हूँ, लेकिन दीदार नहीं होने की वजह से मेरे दिल की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई है। अज़दरा मतलब बेचैनी। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खानाए ख़राब की सी है। मीर तकी मीर भी क्या कह रहा है कि जब मैंने अपने महबूब को याद करता हूँ, उसकी याद में कुछ फ़रियाद करता हूँ, तो मेरा महबूब मेरी दर्द भरी आवाज़ को, दिल की आवाज़ को पहचान लेता है और कहता है कि ये आवाज़ मेरे आशिक़ के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मेरे आशिक़ के दिल से ही ये आवाज़ आ रही है ना। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। पर शायर क्या कह रहा है कि शायर पर इश्क का खुमार छाया हुआ है। उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद है। नीमबाज आंखें मतलब आधी बंद खुली आंखें, है ना। नीमबाज आंखों का मतलब ही ये होता है कि आधी आधी खुली हुई आंखें हैं। तो शायर क्या कह रहा है, सारी मस्ती शराब की सी है। उनकी कैफियत इश्क या शराब के नशे में डूबने की वजह से, जैसे इंसान नशे में रहता है जब शराब पी लेता है तो उसकी आधी आंखें खुली रह जाती हैं, ऐसे ही इश्क का नशा उन पर चढ़ा हुआ है। समझ में आया ये चैप्टर। अब ये पूरी ग्रामर दी हुई है, आप अपनी कॉपीज़ में कर लेंगे, नोट्स में आपको भेज दूंगी। गज़ल की तशरीह करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलेंगे अगली चैप्टर के साथ, अगली गज़ल के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।